हाय फ्रेंड्स, INIFS के क्रैश कोर्स के डे 7 में आपका स्वागत है। जहां पे हम लोग कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं और हम लोग केवल वही कंसेप्ट को देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 27 ऑफ INIFS और चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल। चलिए, आपने RBI का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के की माइलस्टोन एकदम शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से। सबसे पहले आप देखिए यहाँ 1927 में, राइट, 1927 में सबसे पहले RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने का आइडिया आया। यह प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा गया था क्योंकि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी थी। तो प्रपोजल किसके किसके पास रखा गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखा गया। ठीक है, अब आता है 1 अप्रैल 1935। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि पहले तो जब RBI ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ, हाँ, यह कोई अप्रैल फुल प्रैंक नहीं था। RBI को हिल्टन यंग कमीशन, आपको नाम भी बताना चाहिए कौन सा कमीशन था, आपको पता होगा, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, तो ये जो कमीशन था इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो इसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था RBI को, ताकि इंडियन इकोनॉमी को एक स्ट्रक्चर्ड बैंकिंग सिस्टम मिल सके। अच्छा, फिर आता है 1 जनवरी 1949 का नेशनलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ? हमारा नेशनलाइजेशन, की पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, नेशनलाइजेशन हुआ, राइट। तो 1949 में 1949 में RBI नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब यह कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑन हो गया। यह डिसीजन लिया गया ताकि बैंकिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल कंट्रोल देश के हाथ में हो, राइट। तो अगली बार आप जब भी आप नोट देखें तो याद रखना कि RBI की कहानी भी उतनी ही फैसिनेटिंग है जितना उसका काम। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम लोग और भी डेडलाइंस को देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे RBI का इवोल्यूशन हुआ और कैसे इसका गवर्नेंस हुआ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने RBI के बारे में सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि इसका इवोल्यूशन और गवर्नेंस कैसे होता है? तो आज हम RBI के सफ़र को एकदम सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या हुआ, आपको इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ पे? तो कोलकाता में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट। तो RBI की शुरुआत 1935 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। और इसका पहला जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पे था? कलकत्ता में। इसका पहला हेड क्वार्टर कहाँ पे था दोस्तों? इट फर्स्ट हेड क्वार्टर वॉज लोकेटेड इन कलकत्ता। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। हाँ, पहले मुंबई नहीं, कलकत्ता। फिर पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? शिफ्टेड टू मुंबई। ये कब हुआ दोस्तों? लेकिन 2 साल बाद, यानी 1937 में, राइट। पहले स्टार्ट हुआ कलकत्ता में, लेकिन 1937 में सेंट्स का RBI का जो सेंट्रल ऑफिस है परमानेंट मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आखिर मुंबई फाइनेंस का हब जो था, और अभी भी RBI का हेड क्वार्टर मुंबई में ही है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आप याद रखिए, नेशनलाइजेशन। यदि हम बात करें नेशनलाइजेशन की, तो देखिए ये एक बड़ा मूवमेंट आता है 1 जनवरी 1949 को। कब आता है? 1 जनवरी 1949 को, 1949 को, जब RBI को नेशनलाइज किया गया। मतलब अब यह एक कंप्लीटली सरकारी बैंक बन गया था। यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप था इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है गवर्नड बाय सेंट्रल बोर्ड। क्या मतलब हुआ कि RBI के गवर्नेंस जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। इसमें कौन कौन होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले इसमें गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और 4 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि हु आर इंक्लूडेड इन द सेंट्रल बोर्ड। तो आपको पता होगा, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड 4 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये टीम RBI के डिसीजन मेकिंग का काम करती है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो देखिए, अब बात करें रेगुलेटरी पावर की, तो RBI के डिसीजन डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से आते हैं। गवर्नर इसके की पर्सन होते हैं जो बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेता है। तो ये थी RBI की इवोल्यूशन और गवर्नेंस की कहानी, कलकत्ता से मुंबई तक, प्राइवेट से नेशनलाइज तक और एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी बनने तक। कैसे लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलते रहे टाइम टू टाइम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इससे सवाल पिछली बार पूछा गया था, जो हमारा अक्टूबर का एग्जाम हुआ था ना INIFS का, उसमें CA सवाल पूछा था कि RBI का रोल के रिगार्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक रोल को। तो आपने कभी सोचा है कि RBI सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है? RBI का रोल सिर्फ करेंसी प्रिंट करना नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना है। आज हम RBI के रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला आप यहाँ पे देखेंगे वो लिखा है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या लिखा है? मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो RBI का सबसे बड़ा रोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अब इसमें आप एक टर्म देखेंगे जो कि है सिस्टमिक रिस्क। तो सिस्टमिक रिस्क को आइडेंटिफाई करना।
तो अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक बैंक फेल किया तो अगला बैंक फेल कर जाएगा, उसके लिंक अगला बैंक फेल कर जाएगा, जैसे कि 2008 का क्राइसिस आपने देखा होगा, है ना, आपने सुना होगा हर्स्टेड बैंक क्राइसिस का। तो वो एक सिस्टमिक रिस्क था, एक बैंक में कुछ फेलियर आई तो सब बैंक आप एक साथ लिंक थे और सब बैंक में जो है क्राइसिस आने लगी। तो यही होता है सिस्टमिक रिस्क। तो सिस्टमिक रिस्क को आइडेंटिफाई करना ये आरबीआई का काम होता है। रिस्क मिटिगेशन यानी रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना ताकि बैंक क्राइसिस ना हो और इकोनॉमी हमारा स्मूथली चले। दूसरा है इसका मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी भी है। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, क्रेडिट फ्लो को रेगुलेट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों पे नजर रखता है ताकि इकोनॉमी बैलेंस में रहे, समझे। तो इसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी। तीसरा जो इसका रोल है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बैंकर्स टू बैंक। यहाँ देखिए लिखा है ना, बैंकर टू बैंक, यानी दोस्तों जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाता है, समझ में आया? इसको लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। तो जब बैंक को पैसे की जरूरत होगी तो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब अगर बैंक को इमरजेंसी फंड चाहिए तो आरबीआई मदद करता है। अच्छा, उसके बाद लिक्विडिटी मेंटेनेंस, मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी मेंटेनेंस करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम स्मूथली काम करे। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है रेगुलेटर्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम का बॉस माना जाता है। बैंकिंग ऑपरेशन को रेगुलेट करना इसका काम है। एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, लिखा है ना, बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, ये सब इसके काम में आते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कुछ और रूल्स यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये देखिए ये वाला रूल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आरबीआई जो है अब देखिए काफ़ी लोग जो है यूपीआई हो गया, आप जानते होंगे इसके बारे में, यूपीआई, उसके बाद एनईएफटी, राइट, एनईएफटी आप जानते होंगे, आरटीजीएस आप जानते हैं। तो अब जो है काफ़ी लोग ये सब को यूज करने लगे हैं, है ना, यूज करते हैं। तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन है वो सब के सब स्मूथली चलें, फ्रॉड और साइबर रिस्क से बैंकिंग सिस्टम सेफ रहे। अच्छा, एक होता है इशूअर ऑफ करेंसी। पहला होता है हमारा करेंसी इशूएंस। आपको पता होगा जब आपके हाथ में एक 500 का नोट होता है तो उस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, तो यह किसकी गारंटी है? तो यह आरबीआई की गारंटी है ना। आरबीआई करेंसी इशू करता है, मार्केट में करेंसी सर्कुलेशन करता है, मार्केट में करेंसी सर्कुलेशन मैनेज करते हैं ताकि डिमांड सप्लाई का बैलेंस रहे। अच्छा, उसके बाद आप एक और वर्ड देखेंगे जो कि है हमारा बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट। यहाँ देखिए लिखा गया है बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए सिर्फ बैंक ही नहीं, आरबीआई जो है वो क्या करता है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तो केवल बैंक ही नहीं, आरबीआई जो है ओके नाउ हियर वी आर इट। ओके, सो यहाँ देख सकते हैं बैंकर एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट, मतलब कि बैंक नहीं, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बैंकर है। गवर्नमेंट बोरोइंग मैनेज करता है आरबीआई, सरकार का डेप्ट मैनेजमेंट करता है आरबीआई। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर है। तो आरबीआई का रोल सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ग्लोबल फाइनेंस तक इसका रोल है, राइट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट, एक्सचेंज रेट, राइट, इनको रेगुलेट करना। आप जानते होंगे डॉलर, आप जानते होंगे यूरो, आप जानते होंगे पाउंड, राइट। तो ये सब जो पाउंड, ये सब जो करेंसीज है, डॉलर, यूरो, पाउंड, इनका एक्सचेंज रेट पर नज़र रखता है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे। और लास्ट आता है इसका डेवलपमेंटल रोल। मतलब क्या हुआ कि आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर नहीं, डेवलपमेंट भी करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के इनिशिएटिव लॉन्च करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल बैंकिंग को प्रमोट करता है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं, पूरे देश की फाइनेंशियल बैकबोन है। तो यह मनी फ्लो कंट्रोल करता है, इकोनॉमी स्टेबल रखता है और फ्यूचर ग्रोथ को रोड मैप बनाता है। दोस्तों, यदि आप भी इस सोच में हैं कि कम समय है जेईबी एग्जामिनेशन के लिए, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, तो हमारा क्रैश कोर्स इसीलिए आपको बनाया गया है, जिसमें आपको हर एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियोस के फॉर्मेट में इसी प्रकार से आपको समझाए जाते हैं सभी यूनिट्स के। उसके अलावा आपको उसके बाद आपको इस प्रकार के माइंड मैप वाले नोट्स मिलते हैं, जिसको आप एक बार देख लें, आपके दिमाग में मेन पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको अननेसरी का डाउट बहुत कुछ नहीं पढ़ना होगा। मतलब 20% समय आप यहाँ देंगे और इसके बाद जो रेस्ट टाइम है उसमें आप क्विज और एमसीक्यूज में देंगे, जिसमें आपको सभी कुछ मिलता है, जिसको आप 1 से 1.5 महीने में आसानी से क्लियर कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, राइट, डिटेल जानकारी के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे एमपीसी के बारे में। एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो देखिए इसको 2016 में बनाया गया था सेक्शन 45 जेडबी आरबीआई एक्ट के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या कौन कौन आते हैं, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का रियल बॉस कौन है? क्या आरबीआई अकेला डिसीजन लेता है? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी। क्या बोला जाता है इसको? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। ये एक पावरफुल टीम होता है जो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, राइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट डिसाइड, इकोनॉमिक ग्रोथ का रोड मैप स्टार्ट करता है।
रोड मैप सेट करता है। तो आज हम एमपीसी के मेंबर और उनके रोल एकदम सिंपल तरीके से पहले बात करेंगे कि एमपीसी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा 2016 ईस्वी था, जस्ट वेट अ मिनट, तो 2016 में, ठीक है, 2016 में सेक्शन नंबर 45 जेडबी आरबीआई एक्ट, ठीक है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत क्या हुआ कि एमपीसी का गठन किया गया। इसका मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेना, जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है। इसके कितने मेंबर होते हैं, तो इसके दोस्तों 6 मेंबर होते हैं। एमपीसी में दोस्तों 6 मेंबर होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। देर आर 6 मेंबर, राइट। और इनका क्या काम होता है, तो ये जो 6 मेंबर है ना, इसमें जो है आरबीआई गवर्नर जो होता है इनका बॉस होता है, राइट। आरबीआई गवर्नर, देखिए यहाँ वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। ये जो डायग्राम है ना, इसमें इसका मेंबर बताया गया है। तो एक तो आरबीआई गवर्नर होते हैं, तो ये इन्हें कहा जाता है एमपीसी का बॉस माना जाता है, राइट। यह कमिटी का लीडर होता है। मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्शन डिसाइड करना इनका काम है। इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर शेप करना इनका काम है। फिर आते हैं हमारे डिप्टी गवर्नर। मैंने बोला था ना आपको 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये इनका क्या काम होता है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटर होते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी इनका ये इंश्योर करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बना है वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट हो और इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। अच्छा, फिर आते हैं हमारे आरबीआई के ऑफिसर, अधिकारी, यानी ये आरबीआई बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि पॉलिसी डिसीजन बोर्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। और फिर आता है 3 गवर्नमेंट अपॉइंटी। मतलब क्या हुआ कि देखिए गवर्नमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, गवर्नमेंट के 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट एमपीसी के पार्ट होते हैं। तो एक जो होते हैं वो ग्लोबल इंसाइट, ठीक है। एक जो होते हैं वो इकोनॉमिक इंसाइट, तो ग्लोबल इंसाइट प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक इंसाइट प्रोवाइड करना, मॉनेटरी पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाना, ठीक है। तो ये सब इनका काम है। आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई ऑफिसर और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटी। याद रहेगा ये चीज़, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अच्छा, तो देखिए एमपीसी करता क्या है, एमपीसी का काम क्या है। देखिए एमपीसी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, राइट। कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या डिसाइड करता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। अब खुद सोचिए आप कि यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, सोचिए यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। और अगर इकोनॉमी स्लो हो जाए, तो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, ठीक है। जैसे अभी रेपो रेट कम हुआ, इकोनॉमी स्लो हो गया था, मतलब आपका लोन सस्ता या महंगा यही डिसाइड करते हैं। समझ में आया। तो दोस्तों एमपीसी सिर्फ एक कमेटी नहीं है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी का स्टीयरिंग व्हील है, जो जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग लगा हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब मैं आपको आरबीआई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझाता हूँ लिक्विडेशन रेगुलेशन के लिए। आरबीआई का कौन सा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है लिक्विडेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो आपने कभी सोचा है कि बैंक के पास पैसा कितना होना चाहिए और आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है लिक्विडिटी को। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। तो आरबीआई के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लिक्विडिटी रेगुलेशन के सुपर हीरोज हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एमपीसी का पावर। आपको मैंने एमपीसी तो समझाया ही था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो वो क्या करता है, पॉलिसी रेट डिसाइड करता है, यानी जो पॉलिसी रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय एमपीसी। एमपीसी हर साल जो है 6 बार मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कैसे होनी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो और इकोनॉमी बैलेंस रहे। अब देखिए एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। ये तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब कि जो बैंक का पैसा है वो आरबीआई के पास होता है। सीआरआर का मतलब ये होता है बैंक का पैसा आरबीआई के पास, राइट। तो हर बैंक को अपने कुछ फंड आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखने होते हैं। अच्छा, अब देखिए जो सीआरआर बढ़ता है उससे क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यदि सीआरआर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लिक्विडिटी कम होगी, राइट। मतलब क्या हुआ कि लोन कॉस्टली होगा, राइट। लिक्विडिटी कम होगी तो क्या होगा, लोन जो है आपका कॉस्टली हो जाएगा। अच्छा, यदि सीआरआर घटेगा तो क्या होगा, तो लिक्विडिटी आपका बढ़ेगा। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोन जो है वो सस्ता हो जाएगा, लोन जो है चीप हो जाएगा, समझे। तो मतलब आरबीआई बैंकिंग सिस्टम से इस प्रकार से कंट्रोल करता है। अब दूसरी बात आती है एसएलआर की। एसएलआर क्या होता है, हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आप यहाँ देख सकते हैं एसएलआर की यदि हम बात करें तो स्टेटमेंट फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए आरबीआई बोलता है कि बैंक को अपने कुछ फंड लिक्विड एसेट में रखने पड़ेंगे। अब लिक्विड एसेट क्या क्या होता है, जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। इससे इंश्योर होता है कि बैंक के पास हमेशा पैसा हो और वो स्टेबल रहे। तो आरबीआई इनका यूज़ कब करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो सीआरआर एसएलआर बढ़ा देता है। सिंपल सा बात समझिए कि यदि मान लीजिए आरबीआई देखता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब मनी सप्लाई का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, राइट, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सबके पास पैसा है, तो लिक्विडिटी घटाने के लिए क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा,
ठीक है, एसएलआर को बढ़ा देता है। तो बैंक के पास कम पैसा मिलेगा तो लोन महंगा होगा और डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अगर इकोनॉमी देख रहा है कि इकोनॉमी स्लो हो रहा है, यदि आरबीआई देख रहा है कि जो हमारा इकोनॉमी रेसिशन आ रहा है, इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है ना रेसिशन, मंदी जिसको बोलते हैं, हमारा इकोनॉमी स्लो है, तो वो क्या करेगा कि वो सीआरआर और एसएलआर को क्या करेगा, घटा देगा। राइट, इस घटाने से क्या हो जाएगा कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, बैंक के पास जैसे ज़्यादा पैसा आया तो लोन सस्ता हो जाएगा, और लोन सस्ता हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो दोस्तों आरबीआई सिर्फ पैसा छापता नहीं है बल्कि उसका फ्लो भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे वही तो कर रहा है, वो फ्लो कंट्रोल कर रहा है सीआरआर एसएलआर से। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो एक लाइक कर दीजिए। तो ये सब देखिए, ये सब चीज़ आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है, और जो चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको अपने ये भाषा के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल। देखिए ये सब के सब ना इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। आइए इसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि आरबीआई डायरेक्टली बैंक पर कंट्रोल नहीं करता, बल्कि कुछ स्मार्ट टूल का यूज़ करता है जो लिक्विडिटी को इंडायरेक्टली मैनेज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई के इंडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी टूल को, जो पैसा मार्केट में फ्लो होने का गेम डिसाइड करते हैं। पहला जो टूल आता है उसको हम लोग बोलते हैं एलएएफ। यहाँ पे देखिए एलएएफ की बात करते हैं। एलएएफ होता है हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको समझिए ये क्या होता है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं। देखिए, बैंक के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा हो या लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तो आरबीआई से रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू डील कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ आता है, एक होता है रेपो, थोड़ा समझिए रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है। मतलब बैंक के पास दो चीज़ होता है, तो एक्स्ट्रा पैसा है या उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। तो रेपो में क्या होता है कि बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, ठीक है, सिक्योरिटी देकर। तो ये बैंक है और ये आरबीआई है। तो बैंक जो है आरबीआई को दिया सिक्योरिटी और बदले में आरबीआई जो है बैंक को दिया वो रुपये, इसको बोलते हैं रेपो। अच्छा, ये क्या होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है, ये बैंक है या आरबीआई है, तो ये क्या होता है कि बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। तो बैंक दिया पैसा और बदले में आरबीआई ने बैंक को क्या दिया, इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा है ना बैंक के पास वो आरबीआई को दे देता है, इसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब आरबीआई लिक्विडिटी को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है डेली बेसिस पर, इसी को कहते हैं हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा होता है हमारा ओएमओ। ओएमओ होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई का बाइंग और सेलिंग का गेम होता है। समझिए, तो देखिए आरबीआई यहाँ पे किसका गेम होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जीसेक का, या बॉन्ड भी, गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग और सेलिंग करता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके। अब सिंपल सी बात है, यदि लिक्विडिटी मान लीजिए आरबीआई को बढ़ाना है, ठीक है, तो क्या करेगा वो, आरबीआई सिक्योरिटी खरीद लेता है ना, इट बाय सिक्योरिटी, आरबीआई विल बाय सिक्योरिटी। राइट, तो देखिए लिक्विडिटी बढ़ाना है तो सिक्योरिटी वो क्या कर लेगा, खरीद लेगा, और बदले में बैंक को क्या दे देगा, पैसा दे देगा। और यदि आरबीआई को लिक्विडिटी घटाना है तो आरबीआई सिक्योरिटी भेज देता है। तो सिंपल वर्ड में यह लिक्विडिटी का रिमोट कंट्रोल है ना, लिक्विडिटी का रिमोट कंट्रोल। तीसरा होता है हमारा एमएसएफ। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो यह भी एक हमारा इनडायरेक्ट टूल है। इसको समझिए क्या होता है ये एमएसएफ क्या होता है। तो ये देखिए बैंक का इमरजेंसी, ये बोरोइंग ऑप्शन है ना, ये क्या है, बोरोइंग ऑप्शन। इमरजेंसी में लोन चाहिए बैंक को तो ये एक तरीका है, इमरजेंसी लोन ऑप्शन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर कोई बैंक बड़ी दिक्कत में हो और अर्जेंट पैसा चाहिए तो एसएलआर सिक्योरिटी के अगेंस्ट आरबीआई से लोन ले सकता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है सीलिंग, एक होता है हमारा सीलिंग। तो सीलिंग जो होता है वो एमएसएफ होता है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और एक होता है हमारा फ्लोर। जो फ्लोर होता है वो एसडीएफ होता है। क्या होता है, एसडीएफ, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो मतलब यह बैंक का लास्ट ऑप्शन होता है लिक्विडिटी के लिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टूल है वो है हमारा एसडीएफ। एसडीएफ होता है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। आप यहाँ देख सकते हैं एसडीएफ के बारे में बात की गई है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो देखिए 2022 के बाद से एसडीएफ को इंट्रोड्यूस किया गया जो रिवर्स रेपो को रिप्लेस करता है। ठीक है ना, तो देखिए पहले होता था रिवर्स रेपो, तो रिवर्स रेपो का काम अब एसडीएफ करने लगा, पहले इसको हटा दिया गया। तो अगर आरबीआई को लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करनी है तो बैंक का एक्स्ट्रा पैसा एसडीएफ के थ्रू आरबीआई ले सकता है। ठीक है ना, तो अब देखिए सिंपल सी बात है, ये जो है बोरोइंग टूल नहीं है, ये लोन गिविंग टूल है। मतलब बैंक जो है अपना एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है आरबीआई के पास जमा करती है एसडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो मतलब सस्ते रेट पर पैसा एब्जॉर्ब करने का एक नया तरीका है एसडीएफ। और फाइनली होता है हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो देखिए एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सक करने का फॉर्मूला, जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाए और इन्फ्लेशन का रिस्क हो तो आरबीआई क्या करती है, कुछ ट्रेजरी बिल, आप टी बिल के बारे में जानते होंगे ना, कुछ ट्रेजरी बिल ले ली, कुछ हमारी डेटेड सिक्योरिटी ले ली। राइट, समझिए इस चीज़ को। तो जब मान लीजिए मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है, एक्स्ट्रा पैसा हो जाए तो ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी, राइट, इशू करता है आरबीआई, और क्या करता है, पैसा मार्केट से हटा लेता है। तो ये सब चीज़ कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, और पैसा क्या करता है, मार्केट से हटा लेता है। तो इससे क्या होता है, मार्केट का बैलेंस बना रहता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। तो दोस्तों ये था आरबीआई का स्मार्ट टूल जो इंडायरेक्टली लिक्विडिटी कंट्रोल करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा टूल सबसे इंटरेस्टिंग लगा, है ना। मैंने सभी टूल्स के बारे में बता दिया, एसडीएफ बता दिया आपको, एमएसएस बता दिया आपको मैंने एमएसएफ समझा दिया, फिर मैंने आपको बताया कि ओएमओ क्या होता है, लिक्विडिटी एडिशन फैसिलिटी क्या होता है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ।
नाउ लेट्स स्विच आवर फोकस टू आरबीआई लिक्विडिटी मेजर सीक्वेंस। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों तो फ्रेंड्स अभी हम बात करने वाले हैं आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर्स के सीक्वेंस के बारे में। आपने सब सुना होगा एलटीआरओ, टीएलटीआरओ, टर्म रेपो, पर ये सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में काम करते हैं ताकि इकोनॉमी का लिक्विडिटी फ्लो स्मूथ रहे, है ना। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले आया एलटीआरओ, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या आया हमारा एलटीआरओ। अब एलटीआरओ आप समझते हैं एलटीआरओ क्या होता है। देखिए सबसे पहला कदम है एलटीआरओ। एलटीआरओ को मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द फुल फॉर्म ऑफ एलटीआरओ। एलटीआरओ होता है हमारा लॉन्ग टर्म रेपो रेट, रेपो ऑपरेशन, नॉट रेट, रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई लिक्विडिटी इंश्योर करता है। देखिए बैंक को लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मिलती है, राइट। बैंक को क्या मिलती है, बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक को लंबे अवधि के लिए लिक्विडिटी मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। ये आरबीआई है, ये बैंक है। आरबीआई बैंक को क्या देता है, पैसा देता है, वो भी किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, समझ में आया, ठीक है। और लो कॉस्ट बोरोइंग पॉसिबल होती है। यहाँ पे जो है ना एक ही पॉइंट है कि जो लो कॉस्ट बोरोइंग यहाँ पे पॉसिबल है, लो कॉस्ट बोरोइंग इज पॉसिबल। अच्छा, और रेपो रेट के थ्रू पैसा इंजेक्ट होता है। और जो है ना, जो आरबीआई जो लिक्विडिटी दे रही है ना, वो कौन से रेट, किस रेट पे देगी, वो रेपो रेट पे देगी, ठीक है। मतलब मार्केट में पैसा की सप्लाई बनाए रखना ये काम है। अच्छा, तो ये बातें समझ में आई। एलटीआरओ का मेन मीनिंग क्या है। दूसरी बात है कि ऑफरिंग ऑफ टर्म रेपो। यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है ऑफरिंग ऑफ टर्म रेपो। देखिए इसके बाद आता है टर्म रेपो। टर्म रेपो क्या होता है, जिसमें बैंक आरबीआई से फिक्स टर्म के लिए पैसा ले सकते हैं एट पॉलिसी रेपो रेट। तो ये बैंक है, ये आरबीआई है, बैंक आरबीआई से टर्म फिक्स होता है, फिक्स टर्म के लिए पैसा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये इससे क्या होता है कि जो हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ये मैनेज होता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हमारा मैनेज होता है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में रहते हैं, मतलब पैसा इजी सप्लाई हो पर कंट्रोल भी रहे, ये होता है हमारा टर्म रेपो, ठीक है। अब इसका एम देखते हैं, एम फॉर ड्यूरेबल लिक्विडिटी लिखा है ना, मतलब मार्केट स्टेबिलिटी। देखिए आरबीआई को लॉन्ग टर्म गोल यही होता है कि बैंक को स्टेडी लिक्विडिटी मिलते रहे ताकि इकोनॉमी स्मूथली चले। तो देखिए इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि बैंक के पास क्या हो, सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हो, और क्रेडिट फ्लो जो है, क्रेडिट फ्लो बिना रुकावट का चलता रहे, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट। अच्छा, अब आता है टीएलटीआरओ। देखिए टीएलटीआरओ क्यों लाया गया। टीएलटीआरओ का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, टारगेटेड एलटीआरओ। जब भी आप ये वर्ड सुनिएगा ना, इसका मतलब होता है टारगेटेड एलटीआरओ। देखिए एलटीआरओ के बाद आरबीआई टीएलटीआरओ लेकर आता है, जिसमें लिक्विडिटी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए दी जाती है, ठीक है। तो जो लिक्विडिटी है वो किसके लिए दी जा रही है, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टारगेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो गया, टारगेटेड हो गया, राइट। और सेक्टर जैसे कि मैं जो जैसे बोलो ना, सेक्टर में क्या आएगा, एमएसएमई सेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉर्पोरेट बॉन्ड है, राइट, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इन सबको बूस्ट मिलता है, मतलब पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो, मतलब हमने टारगेट कर लिया कि जो भी हम आरबीआई पैसा देगी बैंक को, उसको वहीं इन्वेस्ट करना है, समझना है। अच्छा, उसके बाद आता है कंडक्टिंग टर्म रेपो ऑक्शन। मतलब अब आता है टर्म रेपो ऑक्शन। यहाँ पे देखिए कीवर्ड लिखा गया है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों, लाइक तो बनता है ना। टर्म रेपो ऑक्शन क्या होता है समझिए। देखिए जिसमें बैंक रेपो के थ्रू पैसा रेज करते हैं अप टू 3 ईयर। तो बैंक क्या कर रही है, आरबीआई से रेपो रेट पे 3 साल तक के लिए पैसा रेज कर रही है, इसको बोलते हैं टर्म रेपो। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पॉसिबल होती है ना। मतलब बैंक का लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक और स्ट्रॉन्ग टूल है। यहाँ फोकस है कॉर्पोरेट बॉन्ड पे। देखिए आरबीआई इंश्योर करता है कि जो लिक्विडिटी है कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडस्ट्री तक भी पहुँचते रहे, है ना। आखिर में जितने भी स्टेप्स हमने ऊपर देखे हैं सभी के एक ही गोल होते हैं, वो है कि क्रेडिट फ्लो को स्मूथ रखें, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि टू स्मूथन द क्रेडिट फ्लो, दिस इज द मेन गोल। मतलब पैसा बैंक से मार्केट तक पहुँच सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन हो, मतलब आरबीआई लिक्विडिटी को स्मार्टली मैनेज करता है ताकि इकोनॉमी स्मूथली चले। तो दोस्तों ये था आरबीआई का लिक्विडिटी मेजर सीक्वेंस, जो इंश्योर करता है कि मार्केट और बैंक लिक्विडिटी क्राइसिस फेस ना करे। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है सभी चीज़ें, TLTRO क्या है, every aspect we have covered. Now let's move forward and let's see the next point, which is the comprehensive regulatory framework for urban cooperative bank. मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे एक पिक्चर में। तो ये हमारा यूसीबी जानते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है। आइए समझते हैं।
तो फ्रेंड्स आज हम समझने वाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। आपने सुना होगा कि यूसीबी को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग अथॉरिटी काम करती है, पर कैसे काम करती है। तो अगर आप बैंक और फाइनेंस की, चलिए इसको समझते हैं। तो आरबीआई का जो ओवरसाइट है, सबसे पहले और सबसे बड़ा रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, आपको पता ही है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा, लेकिन आरबीआई इंश्योर करता है कि यूसीबी फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करे। क्या क्या चेक करेगा आरबीआई, तो देखिएगा कॉम्प्लायंस, ठीक है। तो आरबीआई का ओवरसाइट क्या है, आरबीआई विल लुक एट द कॉम्प्लायंस, राइट। और फिर बैंकिंग ऑपरेशन को मॉनिटर करेगा आरबीआई इनके यूसीबी के, और फिर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनाए रखता है, मतलब यूसीबी बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के ऑपरेट कर सके, ये इंश्योर करता है। तो ये तो हो गया आरबीआई का ओवरसाइट। दूसरा आता है स्टेट रेगुलेशन। देखिए सिर्फ आरबीआई ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी यूसीबी के रेगुलेशन में एक बड़ा रोल प्ले करती है। अब देखिए एक एक्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, मैनेजरियल एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, स्टेट लेवल पॉलिसी और कंप्लायंस चेक होती है, मतलब यूसीबी का जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है वो भी सही तरीके से चले, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। फिर आता है लेजिस्लेटिव एक्ट। इसमें क्या आता है, देखिए रूल्स और लॉ के बिना रेगुलेशन इनकम्प्लीट होता है। तो यूसीबी को बहुत सारे एक्ट गवर्न करते हैं, जैसे कि बीआरए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जैसे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट इंश्योर करते हैं कि यूसीबी का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग प्रॉपरली रेगुलेटेड हो। अच्छा, उसके बाद दोस्तों कुछ अमेंडमेंट्स और गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नए चैलेंजेस के साथ नए अमेंडमेंट और गाइडलाइन भी आते हैं। तो देखिए रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था उसने आरबीआई को और भी ज़्यादा सुपरवाइजरी पावर दे दी है। तो रिसेंट अमेंडमेंट ने आरबीआई को ज़्यादा सुपरवाइजरी पावर दी है, मतलब यूसीबी और सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो सके। तो दोस्तों ये था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क जिसमें आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, एक्ट और गाइडलाइन मिलकर इंश्योर करते हैं कि यूसीबी स्मूथली और सिक्योरली ऑपरेट करे। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा यूसीबी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मैंने समझाया। अब मैं आपको रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर यूसीबी को समझाता हूँ अगली स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रूल्स और रेगुलेशन अपडेट हो गए हैं। आरबीआई ने जुलाई 2022 में एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन का रिव्यू किया और 27 रिकमेंडेशन में से 11 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट की। तो चलिए समझते हैं कि ये नए रेगुलेटरी चेंजेस यूसीबी के लिए क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे इस डायग्राम, और ये किस, हाँ, कमेटी का नाम याद रखिएगा। कमेटी का नाम है एनएस विश्वनाथन, जो फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर थे। इन्होंने कमेटी का अध्यक्षता की थी, हेडेड बाय, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट वर द चेंजेस व्हिच वर अबाउट। अब इस डायग्राम से सब कुछ क्लियरली समझ सकते हैं। यही तो खासियत है इस पार्टिकुलर पीडीएफ का। आप देखिए बुक पढ़ने जाइएगा, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और यहाँ पे टू द पॉइंट सब कुछ लिख दिखाया गया है, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में बस आप इतना देख लीजिए, आपके दिमाग में सब चीज़ बैठा रहेगा। देखिए सबसे पहले बात करें मिनिमम नेटवर्थ की, राइट। तो मिनिमम नेटवर्थ में क्या होता है, ये सबसे पहला पॉइंट है। मिनिमम नेटवर्थ आप जानते ही होंगे। तो मिनिमम नेटवर्थ कितना रखा गया है, तो टीयर 1 यूसीबी के लिए, तो यदि मान लीजिए कि हमारा यूसीबी जो है टीयर 1 कैटेगरी का है, तो उसके लिए 2 करोड़ का है, और बाकी के लिए कितना का है, 5 करोड़ का है। इसका मतलब है कि यूसीबी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर रहेंगे, जिससे रिस्क कम हो और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़े, है ना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अच्छा, हाउसिंग लोन पे जो रिस्क वेट है वो एलटीवी रेशियो के अनुसार होगा। एलटीवी आप जानते होंगे ना, इसे कहते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, राइट। पर डिसाइड बनाया गया है, मतलब जितना ज़्यादा लोन अमाउंट उतना ज़्यादा रिस्क वेट, ताकि बैंकिंग सेक्टर का रिस्क मैनेज हो सके। वही होता है लोन टू वैल्यू, ज़्यादा लोन लीजिएगा तो ज़्यादा रिस्क होगा, उतना ही ज़्यादा रिस्क वेट होगा, तो एलटीवी रेशियो पे डिसाइड होता है। अच्छा, कैपिटल एडुकेसी की बात करें तो देखिए इसके नए नॉर्म्स क्या हैं कि जो टीयर 1 यूसीबी है उसके लिए मिनिमम 9% कैपिटल मेंटेन करनी होगी, है ना, रिस्क वेट का। और जो टीयर 2 यूसीबी है उसके लिए 12% लिमिट हो गया है, ये याद रखिएगा। टीयर 2 टू टीयर 4 कितना है, 12%। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, बैंक फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे और लिक्विडिटी इशू फेस नहीं करेंगे। अच्छा, यदि हम बात करें रिवैल्यूएशन रिजर्व की, आप जानते होंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है। तो कैपिटल को और बढ़ाने का एक नया तरीका है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो आरबीआई ने एक बड़ा स्टेप लिया कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व था उसको टीयर 1 में डाल दिया गया, है ना। तो इससे यूसीबी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कमर्शियल बैंक के बराबर हो सकेगी, बैंक के कैपिटल स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगा, मतलब यूसीबी और कॉम्पिटिटिव हो गया और स्टेबल बनेंगे। तो दोस्तों ये नए रेगुलेटरी चेंजेस यूसीबी को और ज़्यादा सिक्योर, स्टेबल और फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये सभी रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, नेटवर्थ में चेंज आया है,
कैपिटल एडिक्वेसी में चेंज आया, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चेंज आया। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सेबी की तरफ आपको ले चलता हूँ। सेबी आप जानते ही होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने तो सुना ही होगा सेबी के बारे में, पर क्या आप जानते हैं कि यह आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफ रखता है? आज हम जानेंगे सेबी के 5 मेजर रोल जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं और इन्वेस्टर की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वो लिखा गया है मार्केट रेगुलेशन। मतलब सेबी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी मार्केट की ऑपरेशन को मॉनिटर करता है ताकि फेयर प्रैक्टिस फॉलो हो और आपका पैसा सिक्योर हो। दूसरा आता है हमारा इंटरमीडिएटरी ऑफ ओवरसाइट। मतलब अगर आप ब्रोकर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब होता है ना कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में वो किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं या किसी एडवाइजर के थ्रू कर रहे हैं, इसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ब्रोकर एडवाइजर के थ्रू यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेबी उनको रेगुलेट और रजिस्टर करता है ताकि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। तो कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा, है ना। सेबी उसको रेगुलेट करेगा, सेबी उसे रजिस्टर करेगा ताकि आप किसी भी फ्रॉड का शिकार ना हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट क्या होता है? तो सेबी म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, इन्वेस्टमेंट स्कीम को सुपरवाइज करता है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट स्मूथली ऑपरेट करें, है ना। तो इसको इसे हम लोग बोलते हैं फंड मैनेजमेंट। यानी जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी वेंचर कैपिटल फंड है, जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, राइट, इस सभी को सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? सेबी करता है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट स्मूथली ऑपरेट हो। फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब ये हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी रोकने के लिए सेबी स्ट्रिक्ट मेजर इंप्लीमेंट करता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, यानी सेबी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रमोट करता है ताकि इन्वेस्टर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और उनका पैसा सेफ रहे। तो दोस्तों सेबी आपके इन्वेस्टमेंट का गार्जियन है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा चेक करें कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये देखा मार्केट रेगुलेशन, इंटरमीडिएटरी ओवरसाइट, फंड मैनेजमेंट, ऑल दिस रूल्स आर प्लेड बाय द सेबी। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इंडिया का जो इंश्योरेंस लैंडस्केप है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने कभी सोचा है कि आज इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर इतना मॉडर्न और एफिशिएंट कैसे बना? इसके पीछे था एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, मल्होत्रा कमेटी, राइट। तो आज हम जानेंगे इस कमेटी के की रिफॉर्म्स जो इंश्योरेंस सेक्टर को बदलने में मददगार रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आर.एन. मल्होत्रा के लीडरशिप के बारे में। तो यह कमेटी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन गोल था इंश्योरेंस सेक्टर को मॉडर्नाइज करना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म लाया गया वो मैं बताता हूँ। देखिए कमेटी ने नए रूल इंप्लीमेंट किए जो इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए नए रूल इंप्लीमेंट किए गए। फिर एक पॉइंट आता है इकोनॉमिक अलाइनमेंट, मतलब यह रिफॉर्म करंट इकोनॉमिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर को अलाइन करने के लिए लाया गया। मतलब जो देखिए दो चीज़ है, एक तो हमारा यह है इकोनॉमिक ट्रेंड, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक हमारा है इकोनॉमिक ट्रेंड। तो इकोनॉमिक ट्रेंड है ना, तो इकोनॉमिक ट्रेंड के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस सेक्टर को अलाइन करना। तो हमें जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसे इकोनॉमिक ट्रेंड के लॉन्ग के अकॉर्डिंग अलाइन करना है, ये मेन मकसद था। तो आखिर मल्होत्रा कमेटी ने रिकमेंड क्या किया था, चलिए एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि मल्होत्रा कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आया था रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक। आप पहला पॉइंट देखेंगे वो लिखा गया है रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक। इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स रिड्यूस गवर्नमेंट स्टेक का मीनिंग है कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट स्टेक कम करना, मतलब आप गवर्नमेंट स्टेक कम कीजिएगा तो अल्टीमेटली आप प्राइवेट स्टेक तो बढ़ा ही रहे ना। तो प्राइवेट स्टेक को प्रमोट, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना और एफिशिएंसी बढ़ाना, दो चीज़ है, प्राइवेट सेक्टर का प्रमोशन और एफिशिएंसी इंक्रीमेंट, राइट। तो कमिटी ने रिकमेंडेशन किया कि सरकारी हिस्सा कम किया जाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सेपरेट जीआईसी सब्सिडी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ताकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, सेपरेटली ऑपरेट करना इंश्योरेंस सेक्टर को, ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि ऑपरेशनल फ्रीडम अच्छा हो, मतलब कंपनी को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें और कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो, राइट। तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ऑटोनॉमी देना, कंपनी को क्या देना? ऑटोनॉमी देना। ऑटोनॉमी क्यों देना? ताकि वो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें और कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो। तो इन रिफॉर्म ने इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। आज जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आप देखते हैं वो इसी कमेटी के रिकमेंडेशन का नतीजा है। तो क्या आपको इंश्योरेंस रिफॉर्म के बारे में और जानना है? देखिए हम लोग आगे बात करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाना, प्राइवेटाइजेशन बढ़ाना, ऑटोनॉमी बढ़ाना, दिस वेयर द मेन रिकमेंडेशन। अब आइए देखते हैं कि इंडियन इंश्योरेंस लैंडस्केप कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ स्ट्रेटजिक रिफॉर्म के माध्यम से। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर की उन की रिफॉर्म को जो एक नए दौर और की शुरुआत बने।
क्या आपको पता है कि ये रिफॉर्म कौन से थे जो प्राइवेट प्लेयर के एंट्री लेने देने से लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक को अलाउ करते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, जैसे एक चाबी जो है नए द्वार खोल सकती है, वैसे ही ये रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर को नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए लाए गए थे। पहला था आपका प्राइवेट इंश्योरर। आप यहाँ पे देखिए, ये सभी मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही आया था, ठीक है। तो क्या था पहला पॉइंट? प्राइवेट इंश्योरर। मैं समझाता हूँ आपको प्राइवेट इंश्योरर का क्या पॉइंट है। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा गया है प्राइवेट इंश्योरर। इसका मतलब है कि पहले इंश्योरेंस सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल में था, लेकिन रिफॉर्म के बाद प्राइवेट कंपनी जो कितना 100 करोड़, ये याद रखिएगा, ये लिमिट याद रखिएगा, जो 100 करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ इंटर करने का मौका मिला, मतलब जो भी प्राइवेट इंश्योरर के पास 100 करोड़ है कैपिटल, वो इंटर कर सकते हैं मार्केट में। तो यह कंपटीशन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम था। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल रेगुलेशन। मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल रेगुलेशन? एक ही एंटिटी के अंदर पूरे मार्केट को कंट्रोल करने से प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से सिंगल एंटिटी ऑपरेशन को प्रोहिबिट किया गया। लिखा है ना, प्रोहिबिट सिंगल एंटिटी ऑपरेशन, मतलब अब एक ही एंटिटी ऑपरेट नहीं करेगी, है ना। और स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। तो जो स्टेट इंश्योरेंस कंपनी थी उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, ठीक है। फिर आता है फॉरेन पार्टिसिपेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आज आपको इंटरनेशनल इंश्योरेंस ब्रांड इंडिया में दिखते हैं तो इसका क्रेडिट इन्हीं रिफॉर्म को जाता है। फॉरेन इंश्योरर को डोमेस्टिक फर्म के साथ ज्वाइंट वेंचर करने का परमिशन मिला, जिससे ग्लोबल एक्सपर्टाइज इंडिया में आई। अच्छा, फिर आता है हमारा पोस्टल एक्सपेंशन। अब ये देखिए, ये टर्म क्या है? पोस्टल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ लिखा है पोस्टल एक्सपेंशन। मतलब ये हुआ कि रूरल इंडिया में भी इंश्योरेंस को की पहुंच हो, इसके लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस को एक्सपेंड किया गया, है ना, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सर्विस। और फिर आता है रेगुलेटरी चेंजेस। एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश की गई, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर को एक स्ट्रक्चर्ड फेयर सिस्टम मिल सके। तो इंश्योरेंस एक्ट में भी जरूरी चेंजेस किए गए। तो दोस्तों, इन रिफॉर्म्स ने इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। आज जितने भी नए इंश्योरेंस ऑप्शन आप देखते हैं, वो इन्हीं रिफॉर्म का रिजल्ट है। तो क्या आपको क्या लगता है, कौन सा रिफॉर्म सबसे इंपैक्टफुल रहा? फॉरेन पार्टिसिपेशन, पोस्टल एक्सपेंशन, रेगुलेटरी चेंजेस और ऑपरेशनल गाइडलाइन? बताइए कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको पीएफआरडीए की ओर ले चलता हूँ। देखिए, पीएफआरडीए पेंशन से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे एक बड़ी फाइनेंशियल रेगुलेटरी चेंज की, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म, और दूसरा पीएफआरडीए की माइलस्टोन जो पेंशन सेक्टर को नए लेवल पे ले गया। सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बड़े कदम उठाए, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो वो बड़े कदम क्या थे? एलआईसी, ठीक है। तो एलआईसी इन्वेस्टमेंट मैंडेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए लिखा गया एलआईसी इन्वेस्टमेंट मैंडेट। इसको समझिए क्या कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पहले एलआईसी को 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाने होते थे, लेकिन अब इसे कम करके 50% कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, एलआईसी अब डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पहले इन्हें 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना पड़ता था, अब 50% है। मतलब अब इनका क्या हो गया, एलआईसी क्या कर सकता है, अब जो है डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। एलआईसी कैन डू नॉट डाइवर्स इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो पॉलिसी होल्डर के रिटर्न को बेटर बना सकता है, ठीक है। उसके बाद जीआईसी का स्टेक लिमिटेशन, मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी जीआईसी का किसी भी एक कंपनी में मैक्सिमम स्टेक 5% तक लिमिट कर दिया गया, ताकि मोनोपोली ना हो और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बेटर हो सके। देखिए, एलआईसी का भी रिडक्शन किया गया 75 to 50%, ताकि एलआईसी अब डाइवर्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो पॉलिसी होल्डर के रिटर्न को बेटर कर बना देगा। पहले क्या होता था, इनको 75% फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाना होता था, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब 50% फंड ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाइए। इससे क्या होगा कि डाइवर्स इन्वेस्टमेंट होगा एलआईसी का, राइट। मतलब सिंपल सी बात है कि आप एलआईसी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एलआईसी पैसा, पहले था कि आपको 75% गवर्नमेंट में लगाना ही लगाना है, अब 50% किया है। और जीआईसी का जो लिमिट है वो मैक्सिमम स्टेक 5% कर दिया गया, ताकि मोनोपोली ना हो और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन बेटर हो सके। तो ये दोनों चेंजेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा आपका फोकस करते हैं पीएफआरडीए के बारे में। इसको थोड़ा सा की माइलस्टोन को देखिए। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म पता है ना आपको? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये रिटायरमेंट प्लानिंग को एक नए दौर में ले गया। चलिए देखते हैं कुछ की माइलस्टोन। आप यहाँ पे देखिए, 2003 में पीएफआरडीए का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी भारत में पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए का जन्म हुआ। फिर 2003 में एनपीएस आया। एनपीएस जानते हैं ना, नेशनल पेंशन स्कीम होता है। तो एक सस्टेनेबल और फ्लेक्सिबल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, जो लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए गेम चेंजर बनी, है ना। तो एनपीएस आया कब? 2003 में आया, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि जो एनपीएस आया था, ये लॉन्ग टर्म सेविंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बहुत ही गेम चेंजर स्टेप था। फिर आता है एक्सटेंशन ऑफ एनपीएस टू ऑल सिटीजन। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए, 2009 में ये हुआ कि मतलब कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल थी, पर अब ये हर सिटीजन के लिए ओपन हो गई 2009 में, ठीक है।
तो अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पेंशन सिस्टम है तो उसका क्रेडिट पीएफआरडी और एनपीएस जैसे रिफॉर्म को ही जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के लिए फायदेमंद है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ पीएफआरडीए की फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली दिखे। देखिए इसको समझिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है आपको कि पीएफआरडीए के उन इंपॉर्टेंट फंक्शन को जो हमारी पेंशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सिक्योर करना चाहते हैं तो ये पॉइंट जरूर जानिए। सबसे पहला होता है प्रमोटिंग पेंशन स्कीम। क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटिंग पेंशन स्कीम? देखिए पीएफआरडीए का मेन गोल है लोगों को पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करना, चाहे वो मैंडेटरी हो या वॉलेंटरी हो। ठीक है, पेंशन का मतलब सिर्फ सेविंग ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। फिर आता है रेगुलेटिंग एनपीएस। देखिए एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम। इसका पूरा स्ट्रक्चर पीएफआरडीए के अंदर आता है। यह इंश्योर करता है कि अलग अलग टीयर स्मूथली ऑपरेट करे और सब्सक्राइबर को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, है ना। जो अलग अलग टीयर है, टीयर 1 टीयर 2 स्मूथली ऑपरेट करे। फिर एक होता है अपॉइंटिंग इंटरमीडिएटरी। मतलब आपका पेंशन फंड सेफ और एफिशिएंटली मैनेज हो, इसके लिए पीएफआरडीए पेंशन फंड मैनेजर और रिकॉर्ड कीपिंग अपॉइंटिंग। आप उसके बाद देख सकते हैं कि इंटरमीडिएटरी को अपॉइंट करना। तो आपको पेंशन फंड सेफ और एफिशिएंटली मैनेज हो, इसके लिए पीएफआरडीए पेंशन फंड मैनेजर, इसको पीएफएम बोलते हैं, पेंशन फंड मैनेजर, और रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को अपॉइंट करता है। यह इंटरमीडिएटरी आपके सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाते हैं। फिर आता है एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी सिर्फ पेंशन देना ही नहीं बट लोगों को सही गाइडेंस और एजुकेशन देना, प्रोवाइड करना पीएफआरडीए का काम है। फिर आता है ग्रीवियंस को रिजॉल्व करना, राइट। मतलब कि पेंशन सिस्टम में अगर कोई डिस्प्यूट या इशू हो तो उसकी जल्दी और फेयर रिजोल्यूशन मिले, इसके लिए पीएफआरडीए ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को मैनेज करता है। तो ये थी पीएफआरडीए के 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और इसके स्टेक होल्डर के बारे में समझाता हूँ, यानी पीएफआरडीए के स्टेक होल्डर्स। तो देखिए रोल्स ऑफ सीआरए का क्या रोल है, ठीक है। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बोलते हैं। तो आपने सुना होगा कि एनपीएस सिस्टम एक सिक्योर रिटायरमेंट ऑप्शन है, पर क्या आप जानते हैं इसको स्मूथ ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीआरए क्या होता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के बारे में, जो एनपीएस के बैकबोन के रूप में काम करता है। पहला काम होता है प्रान नंबर इशू करना। प्रान नंबर आप जानते होंगे, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, राइट। तो हर एनपीएस सब्सक्राइबर को एक यूनिक प्रान नंबर मिलता है जो उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करता है और पेंशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब एनपीएस एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक फंड मैनेजर होगा, एक आपका बैंक होगा, एक आपका पीएफआरडीए होगा, राइट, एक आपके आप इन्वेस्टर होंगे। ये सब के सब अलग अलग सिस्टम हैं, एंटिटीज़ हैं। तो सीआरए इनका कम्युनिकेशन स्मूथ बनाता है ताकि सब कुछ सीमलेसली ऑपरेट करे। फिर आता है मॉनिटरिंग कंट्रीब्यूशन, यानी दोस्तों आपने जितना इन्वेस्ट किया वो सही से ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीआरए का रोल होता है कि कंट्रीब्यूशन को अपडेट करना, मॉनिटर करना, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इन्वेस्टर को हर अपडेट टाइमली मिले। फिर ये प्रान स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा आपको, यानी जैसे बैंक आपको पासबुक या स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है वैसे सीआरए हर एनपीएस सब्सक्राइबर को प्रान स्टेटमेंट देता है जिसमें अकाउंट का पूरा फाइनेंशियल स्टेटस होता है। फिर आता है मैनेजिंग फंड सेटलमेंट, यानी दोस्तों आपके फंड सही तरीके से एलोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सीआरए ट्रांजैक्शन और फंड सेटलमेंट को मॉनिटर करता है ताकि इन्वेस्टमेंट एफिशिएंटली मैनेज हो सके। और फाइनली आता है तो दोस्तों ये जो सीआरए के 5 मेजर रोल हैं जो एनपीएस को सिस्टमेटिक और ट्रस्टवर्दी बनाते हैं। अगर आप भी अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं तो एनपीएस और प्राण के इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, राइट। तो फ्रेंड्स इतना आप पढ़ लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, हाँ, इसमें इंटरमीडिएटरीज इंपॉर्टेंट है। जो हमारे नेशनल पेंशन फंड स्कीम है ना, इसमें 4 इंटरमीडिएटरी आपके जाने। कस्टडियन क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करेगा और केवाईसी अपडेट को मेंटेन करता है। ट्रस्टी बैंक, यानी फंड ट्रांजेक्शन को मैनेज करना और उसके एलोकेट करना। फिर आता है पेंशन फंड मैनेजर, यानी जो भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट करना और एनपीएस फंड को मैनेज करना। और एक होता है पीओपी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, यानी ये प्राइमरी इंटरफेस होता है एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए। तो ये 4 इंटरमीडिएटरीज होते हैं। कस्टडियन यानी सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करना, ट्रस्टी बैंक यानी फंड ट्रांजेक्शन को मैनेज करेगा, पीएफएम यानी कि इन्वेस्टमेंट को के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस दिस एक्ट लाइक अ प्राइमरी इंटरफेस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आपको यदि इस प्रकार के कंटेंट और चाहिए तो हमारे क्रैश कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर विशेष जानकारी के लिए। धन्यवाद।